एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे वीक की बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है प्लस उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो सारा जो है कवर अप करेंगे और वो सारा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। The very first news is related with एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपग्रेड किया है हमारे इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट, यानी जो हमारे इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फोरकास्ट है, जो उसका ग्रोथ रेट है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अपग्रेड किया गया है रिसेंटली। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपग्रेड किया है इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट फिस्कल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 2024 के लिए, और वो कितना कर दिया गया है, 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है फॉर द ईयर 2024, और उसके बाद 7.2% कर दिया गया है फॉर द ईयर 2025। आप देख रहे हो कि रिसेंटली जितने भी हमारे, अगर हम बात करते हैं, जो भी जीडीपी फोरकास्ट निकाल रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई जीडीपी फोरकास्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है। चलिए डिटेल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे रिलेटेड आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट इन ईयर 1966 किया गया। इसका सबसे प्राइमरी मिशन है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है और कोऑपरेशन है उसको फॉस्टर करना। फॉस्टर मतलब होता है उसका पालन करना, यानी जितने भी अच्छे से एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कंट्रीज हैं उन सब को प्रॉपर लोन वगैरह का असिस्टेंस देकर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, आगे ले जाना। 1966 में इट वाज एस्टैब्लिश और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके करेंटली 31 मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई थी 1966 में। उस समय इसके 31 मेंबर्स थे, यानी फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 31। और उसके बाद करेंटली इसके मेंबर जो है वो 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें 49 मेंबर हमारे एशिया के अंदर से ही हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन से, और 19 जो है वो बाहर के हैं। यानी फाउंडिंग मेंबर भी यहां पर मैंने आपको बताया और करेंटली इसके कितने मेंबर हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स यानी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी कंट्रीज एडीबी बैंक पे कर रही हैं? सबसे 5 बड़ी इकोनॉमीज विच आर एसोसिएटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहली है जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, जिसका शेयर 15.6% है ईच, यानी 15.6% जापान का और 15.6% यूएस का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका शेयर है 6.4% का। इंडिया 6.3% का शेयर है। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का शेयर है 5.8%। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया इसका शुरू से मेंबर रहा है और इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर करेंटली है। इसके फंक्शंस क्या क्या है, यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिख दिए हैं डिटेल में।
हालांकि आप सबको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर देती हूं ताकि आप लोग पीडीएफ भी जरूर से पढ़ो। लेकिन मकसद क्या है, क्यों एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए बनाया गया। ये बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, मेंबर्स को असिस्ट करता है, किस चीज के लिए? ताकि अगर उन्हें किसी भी तरीके का अपना सोशल, इकोनॉमिकल या टेक्निकल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्हें पैसा वगैरह प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये फाइनेंस करता है कुछ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी। यानी अगर कोई भी प्राइवेट एस प्रोजेक्ट है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर कर रहा है किसी भी कंट्री की, तो उसे भी एक तरीके से असिस्ट करने का, उसे भी लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली जो हमारे इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट था वो बढ़ा के कर दिया गया है 7% फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड फॉर द 2025 के लिए 7.2% फोरकास्ट कर दिया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर, फाउंडिंग मेंबर, करंट मेंबर, इंडिया का स्टेटस, सबसे बड़े शेयर होल्डर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दी। क्लियर है? डन है? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज राकेश मोहन को अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल पे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने हमारे आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर, यानी ये जो मोहन है, राकेश मोहन है, ये वन ऑफ द फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं पहले, और रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये बहुत बड़ा स्टेटस है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑल ओवर इकोनॉमीज को मैनेज करता है। इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का मेंबर बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो राकेश मोहन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का ये एडवाइजरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का एक मेंबर के फॉर्म में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत करी गई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में आई थी, या फिर इसके दो जो है सिटिंग्स हुई थी, एक 1944 में हुई और एक 1955 में हुई, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना करी गई थी। एंड दैट्स व्हाई इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशन यानी जुड़वा संगठन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। ब्रेटन वुड एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में जहां पर यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट, करेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बांगा है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? जेएम कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाया। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक है और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसी के विदिन जो है काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है? एक है आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक है आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक है आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक है एमआईजीए यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक है आईसीएसआईडी यानी इंटरनेशनल सेंटर
फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत इसकी स्थापना करी गई। जुलाई 1944 में इट वाज एस्टैब्लिश। ठीक है। अजय बांगा करंट इसके प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हो अध्यक्ष है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसीज में रेपो रेट को अभी 7th बार यानी 7 टाइम इन अ रो लगातार सेम रेपो रेट फॉरवर्ड होकर आगे आया है। मॉनेटरी पॉलिसीज आप सबको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। इन केस अगर आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहीं पर जाओगे प्लेलिस्ट में बैंकिंग अवेयरनेस बाय आफरीन अजमत करके प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको ये डिटेल में बता रखा है व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है ना एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जैसे शब्द है बैंक रेट, जैसे शब्द है पॉलिसीज रेट, इन सब को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के 1 घंटे के लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार वो लेक्चर जरूर से देखो ताकि आप इजिली इससे कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है हर 2-2 महीने में रेगुलेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो 7th टाइम इन अ रो सेम रेपो रेट फॉरवर्ड होके आगे आया है जो कि करेंटली 6.5% है। और अगर हम बात करते हैं एमएसएफ और बैंक रेट, ये करेंटली कितना है 6.75%। बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा बराबर होता है। ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो इन केस अगर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगी जरूर से जाके पढ़ लो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज करी गई है। पहली इंपॉर्टेंट थिंग किसके द्वारा रिलीज करी गई है ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें पता होना चाहिए। तो इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश करा है लेटेस्ट एडिशन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? अब इसकी की टेकअवेज क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, वर्ल्ड बैंक मर्केंटाइल ट्रेड वॉल्यूम ये प्रोजेक्ट करा गया है टू ग्रो बाय 2.6% इन ईयर 2024 and 3.3% in year 2025 following a larger than expected decline of -1.2% in 2023। यानी बताया गया है जो पूरे वर्ल्ड का मर्केंटाइज ट्रेड वॉल्यूम है वो 2024 और 2025 में काफी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर 2023 की रिपोर्ट देखी जाए तो इसमें एक डिक्लाइन था -1.3% के आसपास का, लेकिन उसके बाद ये 2.6% 2024 में ग्रो करने का है और 2025 में 3.3% ग्रो करने का है। यानी वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो एंगेज हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है। नेक्स्ट, रियल जीडीपी ग्रोथ जो पूरे विश्व की है वो 2022 में 3.1% थी जो अब घटकर हो गई है 2.7%। यानी एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड तो ग्रो कर रहा है लेकिन वहीं पर अगर रियल जीडीपी की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की तो वो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और वो जो पहले 2022 में हमने 3.1% देखा था वो अब घटकर कितना हो गया है 2.7% हो गया है। यूएस डॉलर वैल्यू ऑफ वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड फेल 5% इन 2023 to US$24.01
ट्रिलियन। अब यूएस डॉलर वैल्यू की बात करें, पूरे विश्व में जो ट्रेड हो रहा है डॉलर से संबंधित, वो भी क्या हुआ है, डिक्लाइन, फेल हुआ है 5% से। 2024-25 में इन्फ्लेशन जो है वो क्या करेगा, ग्रेजुअली अबेट करेगा। अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे अबेट की मीनिंग जरूर बताएंगे, ठीक है। इट इज एन इंग्लिश वर्ड जिसकी मीनिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो सीधी सीधी न्यूज ये है कि 2024 से 25 में जो इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, वो ग्रेजुअली अबेट करेगा। इसकी मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखनी है। नेक्स्ट, रिस्क का फोरकास्ट जो है वो डाउन साइड में है, क्योंकि करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पॉलिसी अनसर्टेनिटी के कारण। जितना भी अगर आप देख रहे हो करंट जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, एक तरफ वॉर्स चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर है, बहुत जगह डिस्टरबेंस चल रहा है। इन डिस्टरबेंस एंड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के कारण जो अभी रिस्क का फोरकास्ट है वो डाउन साइड यानी डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट हमें ये बता रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, वहीं पर इसका ये भी फोरकास्ट है कि रियल जीडीपी घटेगी। तो ये डिफरेंट की हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है ये हमें जरूर से पता होना चाहिए। तो दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली ट्रेड पॉलिसीज को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1995 में करी गई। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज को फैसिलिटेट कर रहा था उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो पहले काम करता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, अंटिल दिसंबर 1994। दिसंबर 1994 में माराकेश एग्रीमेंट हुआ, जहां पर खुद गैट के मेंबर्स ने एक पिटीशन फाइल किया जिसके अकॉर्डिंग गैट को रिप्लेस किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1995। अगर मेंबर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के करेंटली 164 मेंबर कंट्रीज हैं जो लगभग रिप्रेजेंट करते हैं 96% का ग्लोबल ट्रेड। यानी 96% का ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। यानी ये कंट्रीज जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज को समझते हैं और उसे फॉलो करने का काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। फैसिलिटेट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी क्या करता है भाई, जितनी भी तरीके के ट्रेड है, नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसे मैनेज करने का काम कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो एक बार ध्यान से आप ये सारी चीजों को पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हमेशा मैं इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर से करवा देती हूँ। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी पेमेंट इंडिया या पे मार्ट इंडिया के कोलैबोरेशन में। तो एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया गया जिसमें जेएनके बैंक ने इंट्रोड्यूस किया अपना वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी। और किसके कोलैबोरेशन के साथ किया गया, पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर ये वर्चुअल एटीएम की फैसिलिटी लॉन्च करी गई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के द्वारा।
बात करते हैं इसकी स्थापना जम्मू एंड कश्मीर बैंक की 1938 में करी गई थी राजा हरि सिंह के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर यही श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है, डन है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस एफएमसीजी। एफएमसीजी है क्या? अभी शार्क टैंक इंडिया आप सब देख रहे होंगे, ठीक है? तो शार्क टैंक इंडिया में एफएमसीजी का वर्ड का इस्तेमाल काफी बार होता है। तो क्या है ये फास्ट कंज्यूमर या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड? पहले न्यूज क्या है? 5 ट्रिलियन की डोमेस्टिक एफएमसीजी की मार्केट ये रिसेंटली हर्डल्स फेस कर रही है अपने करंट स्लो डाउन को रिकवर करने के लिए। पेंडेमिक के बाद जितना भी एफएमसीजी का मार्केट था वो बहुत डाउन चला गया था, तो उससे उभरने के लिए अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है। तो एक तरफ क्या होता है, जब हम कोविड की तरफ से बहुत इफेक्ट हुए और कोविड की वजह से काफी ज्यादा हम नीचे आ गए, लेकिन अब क्या हुआ, कोविड की वजह से जब हम काफी ज्यादा नीचे आ गए तो हमें उससे उभरने में टाइम तो लग रहा है। कुछ सेक्टर्स को बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को कम लग रहा है। एफएमसीजी ये एक 5 ट्रिलियन की डोमेस्टिक फास्ट मूविंग इकोनॉमी रही है, लेकिन अगर हम कह सकते हैं तो रिसेंटली ये हो रहा है कि इसका जो ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन अभी भी आया है उसको रिकवर करने में हमें काफी टाइम लग रहा है। व्हाट इज दिस एफएमसीजी? सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्विक होते हैं और रिलेटिवली लो कॉस्ट के होते हैं। ये क्या होते हैं? हाई वॉल्यूम सेल्स, क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर एंड वेरियस प्रोडक्ट केटरिंग टू कंज्यूमर नीड्स के द्वारा होता है। ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तुम कॉफी डेली में इस्तेमाल कर रहे हो, कॉफी का सैशे, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तुम टॉयलेटरीज यूज कर रहे हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। हम सोप, शैम्पूज, ठीक है, ये यूज करें, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट इज दिस एफएमसीजी प्रोडक्ट? ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि जल्द ही अवेलेबल होते हैं, जल्द ही यूज होते हैं, जल्द ही खत्म होते हैं और रिलेटिवली लो कॉस्ट में मौजूद होते हैं। ये एफएमसीजी की मार्केट जो है, इसका मेन कैरेक्टर है कि इसकी बहुत ज्यादा सेल्स होती है, क्योंकि ये हमारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं उसे इंक्लूड करते हैं, तो इसमें इन्वेंट्रीज जो हैं वो ज्यादा टाइम तक भरी हुई नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी क्विक इन्वेंट्री मूविंग है, यानी जल्दी जल्दी इन्वेंट्री खत्म होती है, दोबारा भरती है। इसके हाई वॉल्यूम सेल्स होता है। इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली लो कॉस्ट में मौजूद होते हैं, क्विकली अवेलेबल होते हैं, क्विकली सोल्ड करे जाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल देते हैं तो डेली एसेंशियल एवरीडे आइटम जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस हो गया, क्लीनिंग सप्लाईज हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स हो गया, ये सब एफएमसीजीज प्रोडक्ट होते हैं। इनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, तभी इसका इन्वेंट्री टर्नओवर क्विक होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कह सकते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं या हमारे डेली यूज के जो भी प्रोडक्ट हैं जो रीडली अवेलेबल हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कुछ एफएमसीजी है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में ये सेक्टर पूरी इकोनॉमी का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। 2022 में अर्बन सेक्टर का जो काउंट है वो 6.5% है और रूरल इंडिया का जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है वो 35% का है, यानी 100% में 65% इज फ्रॉम अर्बन एंड 35% इज फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, तो इंडिया में काफी लोग एफएमसीजी के मार्केट में एम्प्लॉयड हैं। इंडिया में काफी बड़ा ये सेक्टर है, इसकी काफी बड़ी मार्केट है, इसका काफी बड़ा स्पेस है। क्लियर है, डन है? ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने रिसेंटली $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि क्या है, एक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी फर्म है इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए। तो इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ग्रोथ लाने के लिए देयर इज आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एनआईआईएफ ने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या? तो ये एक फंड मैनेजर है जो कि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंडिया का पहला एवर सोवरेन वेल्थ फंड है जिसकी स्थापना 2015 में करी गई। ठीक है, तो एनआईआईएफ स्पेशली किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सेक्टर्स से रिलेटेड है। ठीक है, एनआईआईएफ अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली लगभग इसने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन द आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा सके। क्लियर? डन? ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? सीडीपी सुरक्षा। अब सीडीपी सुरक्षा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नया तरीके का प्लेटफॉर्म लेकर आया है ताकि जो भी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर सके सीडीपी सुरक्षा के तहत। सीडीपी क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या है? Horticulture is an area, farming area, which is related to specific fruits and fancy seeds. ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में जो स्पेशली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी फार्मिंग है उसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए सीडीपी सुरक्षा पोर्टल या नया प्लेटफॉर्म हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लाया गया है। सीडीपी है क्या? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? उससे पहले सीडीपी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। सुरक्षा फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ये एक एसेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या कर रहा है, जो कि फार्मर्स के बैंक अकाउंट में सीधा क्या कर रहा है, फार्मर के बैंक अकाउंट में सीधा जो है क्या कर रहा है, सीधा फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है सब्सिडी, ट्रांसफर कर रहा है जब वो सब्सिडीज। तो इससे फार्मर्स जो है वो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को सिक्योर कर पा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स अलग अलग एरिया का जो स्पेसिफिक फ्रूट्स है, जो उसकी सीड है, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ये सीडीपी क्लस्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम रही है और ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2021 में। इसका मेन एम है जितने भी अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उन्हें बूस्ट करना ताकि उनको आगे ग्रोथ मिल सके और उनको उससे रिलेटेड क्या कर सके, हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर सके। जैसे ये एक मैप मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे कि कश्मीर में है ये शोपियान। शोपियान इज वेरी फेमस फॉर एप्पल। ठीक है, एप्पल सिटी कहा जाता है। तो एप्पल, यहाँ के फार्मर्स को सीडीपी प्रोग्राम के तहत सब्सिडीज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि यो शोपियान के जो एप्पल्स हैं इसे बूस्ट किया जा सके और इसको ग्रो करने के लिए फार्मर्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत ना हो और ये ऑल ओवर इंडिया जो है और इंडिया के बाहर भी हम भेज सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में कुछ फेमस है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सोलापुर में कुछ फेमस है,
कच्छ में जैसे एक तरीके का आम बहुत फेमस है, नासिक के ग्रेप्स बहुत फेमस है। तो अलग अलग जगह की एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशल फ्रूट्स हैं जिनको बूस्ट करने के लिए सीडीपी सुरक्षा के अंदर केंद्रीय सरकार जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? डन है? ओके। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? ठीक है, एक मिनट देखते हैं हमारी कितनी न्यूज बची हैं। ओके, चलो 2 न्यूज बची हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने रेस किया है कंसर्न ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनको कहा गया है कि बैंक को इलीगल एक्टिविटीज में विजिलेंस क्रिएट करना है। तो जो अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है, जो अक्सर स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए क्या किया गया है, केंद्रीय सरकार का ऑर्डर, आरबीआई का ऑर्डर आया कि बैंक उसके ऊपर कंट्रोल रखे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स उसके लिए लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, जहां पर हम डिफरेंट एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी लास्ट जो हमारा ट्यूसडे को लेक्चर आया था, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है व्हाट इज दिस डेरिवेटिव मींस। तो डेरिवेटिव जरूर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसे हम जो है आरबीआई के ऑथराइजेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ट्रेड नहीं कर रहे हो या इसको आप आरबीआई के अंदर ऑथराइज्ड नहीं करे गए हो, तो ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको नजर रखने के लिए रिसेंटली आरबीआई ने स्ट्रिक्टनेस करी है और उसने फरमान जारी किया है कि यहाँ पर जितने भी इलीगल ट्रेडिंग हो रहे हैं, इसे हम क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज है एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करी गई है सोडियम साइनाइड में, जो कि इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, यूरोपियन यूनियन से, जापान से और कोरिया से। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर ही आएगा। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी से ये डिफरेंट क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक वो टैरिफ होता है जो कि इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर लाया जाता है। जो इंपोर्ट होकर गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, जो कि हमारी इंडियन मार्केट का जो उसका कॉस्ट है उससे रिलेटिवली लो कॉस्ट में इंपोर्ट करके आ रहे हैं, जिसके आने से एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है इंडिया में। इंडिया के जितने भी ट्रेड उससे रिलेटेड जो ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत कम दाम में इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो इसीलिए सरकार उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, ताकि उसका जो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट है वो इंडियन मार्केट को आके खराब ना करे। भाई बहुत लो कॉस्ट में आ रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग से लग गई, तो उसका प्राइस जो है वो इंडिया के मार्केट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। जैसे तुम जानते हो चाइनीज प्रोडक्ट जो है रिलेटिवली बहुत लोअर कॉस्ट के होते हैं। चाइना से जो माल आता है ना, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया जाता है, ताकि उनके अनफेयर प्राइसेस से हमारी इंडियन मार्केट जो है वो इफेक्ट ना हो। तो रिसेंटली सोडियम साइनाइड जो कि इंपोर्ट हो रहा है चाइना, यूरोपियन यूनियन और जापान से, उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा रहा है, ताकि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके साथ वो कॉम्पीट कर सके और उसका प्राइस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के गुड्स के सिमिलर हो जाए। अच्छा, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता कौन है? तो ये लगाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज के द्वारा लगाया जाता है। अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। इसे हम अर्लियर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज कहते थे, जिसकी स्थापना हुई 2018 में। ये एक
सिंगल नेशनल एंटिटी है जो कि डील कर रहा है सारे तरीके के एंटी डंपिंग मेजर से, यानी ट्रेड रेमिडीज से, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया। अब ये दोनों क्या है डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। सेफगार्ड्स हो गया, इन सब से रिलेटेड जितना भी पॉलिसीज हैं उसको लगाने का काम डीजीटीआर करता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। सोडियम साइनाइड क्या है जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी रिसेंटली सरकार ने लगाया है, तो ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह इस्तेमाल होता है बहुत इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, डाइस वगैरह पिगमेंट्स वगैरह में यूज होता है, बल्क ड्रग्स में यूज होता है, गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो इसका सोडियम साइनाइड का यूज अलग अलग जगह होता है। तो चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा था, बहुत सस्ता इंपोर्ट होकर आ रहा था, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी ताकि जो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू है उसके साथ ये क्या हो सके, कंपीट कर सके। ठीक है, ओके चलो लास्ट हमारे लिए न्यूज क्या है, फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर। तो मनोज पांडा को रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया गया। सिंपल न्यूज थी, आसान न्यूज थी। तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करी। एक बार मैं समरी जरूर दे देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाया है, डिटेल में बात करी हमने। एडीबी क्या है डिटेल में बताया। राकेश मोहन जो कि एक फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल वर्ल्ड बैंक के मेंबर चुने गए हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 7वीं बार लगातार इन अ रो, रेपो रेट रिमेन अनचेंज। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च करी गई है। क्या क्या की हाइलाइट्स है सब बता दिया। जेएनके बैंक ने वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी लॉन्च करी है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करी। एनआईआईएफ ने $200 मिलियन की फंडिंग करी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सीडीपी सुरक्षा क्या है बताया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी सोडियम साइनाइड के ऊपर इन्वॉल्व करी गई या फिर लगाई गई। और मनोज पांडा को 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में चुना गया है। ठीक है, डन है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर से किया करो वीडियो को, क्योंकि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो जरूर से लाइक और शेयर करा करो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आफरीन अजमत है, मैं आप सबकी बैंकिंग अवेयरनेस की एजुकेटर हूँ। साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट मिलते हैं क्लास में जिसमें मैं डिटेल में आपको बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, बाय बेटा, टेक केयर।